हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सांवली लड़की भाग 9। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। वैष्णवी मेजर तरुण से कहती है, ब्रिगेडियर साहब को 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी। ब्रिगेडियर वैष्णवी से कहते हैं, मुझे तो तुम घर पर ही देखने आना, किसी और डॉक्टर या नर्स से मैं नहीं दिखवाऊंगा अपने आप को, मुझे बस तुम पर ही भरोसा है। लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहे थे अपने बेटे मेजर तरुण का विवाह वैष्णवी से कर दें, लेकिन उन्होंने इस बारे में ना तो वैष्णवी से बात की थी और ना ही तरुण से। वैष्णवी उनसे कहती है, ठीक है, मैं दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको देखने आ जाया करूंगी, लेकिन एक नर्स सारा दिन के लिए आपके पास रहेगी जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाओगे। मेजर तरुण वैष्णवी को धन्यवाद कहता है। फिर 2 दिन बाद रिटायर ब्रिगेडियर जगदीश सिंह को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। अभी मेजर तरुण की भी 1 सप्ताह की छुट्टी शेष बची थी। वैष्णवी अगले दिन सुबह सुबह ही ब्रिगेडियर साहब को जांचने आती है तो ब्रिगेडियर वैष्णवी से पूछते हैं, तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई? वैष्णवी मना कर देती है, लेकिन पूछती है कि आप क्यों पूछ रहे हो? वो कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वैष्णवी के जाने के बाद वो तरुण से कहते हैं, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आ गई है, मैं इससे तेरा विवाह करवाऊंगा। तू बता, तुझे कैसी लगती है ये लड़की? मेजर तरुण बोला, अच्छी तो मुझे भी लगती है, लेकिन पहले इससे तो पूछे कि ये मुझे पसंद करती भी है या नहीं, क्या पता इसकी पसंद कोई और ही हो। ब्रिगेडियर बोले, मैंने इससे पूछा है, लेकिन अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, और अगर इसको कोई और पसंद होता तो अब तक इसका विवाह हो चुका होता। तरुण बोला, विवाह नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इसको कोई पसंद नहीं होगा, क्या मालूम इसको विवाह का समय ही ना मिला हो। ब्रिगेडियर बोले, तू अपना ज्यादा दिमाग ना चला, मैं खुद देख लूंगा क्या करना है। फिर उन्होंने वही बातों पर विराम लगा दिया। उस दिन शाम कुछ जरूरी काम होने के कारण वैष्णवी नहीं आ पाई। इधर उसके न आने के कारण ब्रिगेडियर भी नर्स से दवा नहीं ले रहे थे। वो बोले, जब तक डॉक्टर वैष्णवी नहीं आएगी वो दवा नहीं लेंगे। फिर तरुण वैष्णवी को फ़ोन करके परिस्थिति से अवगत कराता है। वैष्णवी थोड़ी देर में वहाँ आती है और उनको थोड़ी फटकार लगाती है और कहती है, अगर मैं अस्पताल में किसी ज़रूरी कारण से फंस गई हो तो आपको अपनी दवा ले लेनी चाहिए, ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए, हमेशा तो मैं आपके पास नहीं रह सकती ना। ब्रिगेडियर बोले, अगर हमेशा मेरे पास ही रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। वैष्णवी बोली, हमेशा कैसे रुक सकती हूँ मैं? तभी तरुण बात बीच में काटते हुए कहता है, पिताजी तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, आप इनकी बात पर ध्यान मत दो, रात अधिक हो गई है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। वैष्णवी बोली, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, मेरा रूम तो पास में ही है, चली जाऊँगी, आप अपने पिताजी का ध्यान रखिए, मैं सुबह फिर आती हूँ। इतना कहकर वैष्णवी वहाँ से चली जाती है। वैष्णवी के जाने के बाद ब्रिगेडियर अपने बेटे से बोले, तू बीच में क्यों बोले, मैं उससे बात कर रहा था ना। तरुण बोला, अभी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले मुझे उसको टटोल लेने दीजिए, क्या मालूम उसके दिल में कुछ और हो। अगले दिन वैष्णवी फिर से ब्रिगेडियर को देखने आती है तो तरुण उसको छोड़ने जाते हुए उससे पूछता है, आपने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? समय नहीं मिला या कोई लड़का नहीं मिला? वैष्णवी कहती है, लड़का तो है एक जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन वो हमेशा अपने किसी न किसी मिशन पर बिजी रहता है, इसलिए विवाह का समय ही नहीं मिल पाता। मेजर तरुण बोला, वो भी फोर्स में है क्या? वैष्णवी बोली, जी हाँ, शायद आप उनको जानते भी होंगे, वो है कमांडो मेजर अभिमन्यु। अभी कुछ समय पूर्व ही वो मिशन पर गए थे, बस वहाँ से अभी ही वापस आए हैं, शायद आपने समाचार चैनलों पर देखा होगा। फिर मेजर तरुण बोला, अच्छा, वो कमांडो मेजर अभिमन्यु, उनको कौन नहीं जानता, मुबारक हो आपको। अच्छा, तो कब कर रहे हैं आप दोनों शादी? वैष्णवी बोली, अब फिर से वो किसी मिशन पर गए हुए हैं, देखते हैं इस बार उनके आने के बाद हम विवाह कर ही लेंगे। तरुण बोला, बहुत अच्छी बात है, हमें ज़रूर बुलाना अपने विवाह में, लेकिन ये बात अभी पिताजी से मत बताना, वो न जाने क्या क्या सोच कर बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनकर वैष्णवी समझ जाती है कि ब्रिगेडियर उसकी और तरुण के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। वो तरुण से कहती है, आप चिंता ना करें, मैं उनसे कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे तो उनके व्यवहार से पहले ही लगने लग गया था
कि वो क्या सोच रहे हैं। आप चिंता ना करें। मेजर तरुण वैष्णवी को धन्यवाद कहता है और फिर वैष्णवी वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन ब्रिगेडियर भी उठकर तरुण और वैष्णवी के पीछे आ गए थे। वो उनकी बातें सुन चुके थे। फिर वो जल्दी से अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। मेजर तरुण अपने पिता से कहता है, मुझे डॉक्टर वैष्णवी इतनी पसंद नहीं है। मैं आपके लिए कोई और बहू लाऊंगा जो हमारी तरह आर्मी में ही होगी। इतना कहकर तरुण अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन ब्रिगेडियर जगदीश सिंह मन ही मन सोचते हैं कि पसंद तो वो है तुझे, लेकिन उसकी पसंद कोई और है, इसलिए तू इस तरह की बातें कर रहा है। अगले दिन ही वैष्णवी को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो सुबह सोकर उठती ही है कि देखती है उसके सामने अभिमन्यु खड़ा होता है। अभिमन्यु को इस तरह सामने खड़ा देख वैष्णवी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उसको लगता है वो कोई सपना देख रही है। वो फिर से अपनी आंखें मसल कर देखती है तो फिर अभिमन्यु सामने खड़ा दिखाई देता है। तभी अभिमन्यु बोलता है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। इतना सुनना ही था कि वैष्णवी अभिमन्यु को गले से लगा लेती है। फिर उसे पूछती है, ऐसे अचानक यहाँ कैसे आ गए तुम? अभिमन्यु बोला, बस मिशन खत्म होते ही मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रही हो, इसलिए 1 महीने की छुट्टी लेकर चला आया। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। वैष्णवी बोली, मैं भी यही सोच रही थी। तुमने तो मेरे मन की ही बात कह दी। अभिमन्यु बोला, फिर देर किस बात की, तुम भी छुट्टी लो और चलते हैं तुम्हारे घर शादी करने को। वैष्णवी बोली, बस 4-5 दिन की बात है। मेरे 1-2 केस हैं, उनको निपटा कर फिर छुट्टी लेकर घर चलेंगे। तब तक तुम यहीं रुक जाओ मेरे रूम पर ही। फिर वैष्णवी तैयार होकर अस्पताल के लिए निकलती है और अभिमन्यु भी साथ चलने को कहता है। वैष्णवी कहती है, ठीक है चलो, लेकिन पहले ब्रिगेडियर जगदीश सिंह के घर उनको देखने जाना है। दोनों साथ ही ब्रिगेडियर साहब के घर आ जाते हैं। वैष्णवी उनकी जांच करती है। अभिमन्यु बाहर ही रुका होता है, लेकिन मेजर तरुण अभिमन्यु को देख लेता है और उसको अंदर बुला लाता है। तरुण कहता है, आप कमांडो मेजर अभिमन्यु है ना? अभिमन्यु कहता है, आप जानते हैं मुझे? मेजर तरुण बोला, आपको कौन नहीं जानता, आप तो बहुत ही फेमस हैं। इतने बड़े बड़े मिशन अंजाम दिए हैं आपने। डॉक्टर वैष्णवी और आपका विवाह भी होने वाला है। अच्छा, आपको ये भी पता है? अभिमन्यु बोला। तभी दोनों ब्रिगेडियर जगदीश के पास पहुंचते हैं और तरुण अभिमन्यु को उनसे मिलवाते हुए कहता है, ये है कमांडो मेजर अभिमन्यु। जल्द ही ये और डॉक्टर वैष्णवी विवाह करने वाले हैं। ब्रिगेडियर जगदीश भी अंदर से मायूस होते हैं, लेकिन फिर भी अभिमन्यु और वैष्णवी को बधाई देते हैं। फिर वहाँ से निकलते हुए वैष्णवी तरुण से कहती है कि उन्होंने ब्रिगेडियर साहब को सच्चाई क्यों बता दी। मेजर तरुण कहता है, अब उनको भी सच्चाई जाननी ज़रूरी थी। आखिर कब तक हम उनसे सच्चाई छुपा पाते। फिर वैष्णवी तरुण से कहती है, हम 4 दिन बाद घर जा रहे हैं, फिर वहीं हम विवाह भी करेंगे। आप भी चले हमारे साथ। लेकिन मेजर तरुण मना कर देता है और कहता है, 4 दिन बाद मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं और मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लेकिन आप दोनों को पहले से ही विवाह की शुभकामनाएं। फिर अभिमन्यु और वैष्णवी उनसे विदा लेकर चले जाते हैं। फिर अभिमन्यु नीता को फिर फ़ोन कर विवाह के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वो बताती है कि वो अभी किसी पर्वतारोहण के मिशन पर जा रही है, इस कारण वो नहीं आ पाएगी। फिर वो फ़ोन पे ही अभिमन्यु और वैष्णवी को एडवांस बधाई देती है। फिर अभिमन्यु और वैष्णवी दोनों वहाँ से वैष्णवी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले अभिमन्यु अपने माता पिता को भी वैष्णवी के घर आने के लिए कह देता है। वैष्णवी और अभिमन्यु अचानक से घर आकर वैष्णवी के घर वालों को चौंका देते हैं। फिर वैष्णवी सभी घर वालों से अभिमन्यु को मिलवाती है। लक्ष्मी देवी अभिमन्यु से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं, तो उसी महीने की 15 तारीख को सगाई और 20 तारीख को विवाह का मुहूर्त निकलता है। वो नीता और मेजर तरुण को भी विवाह की तारीख बता देते हैं और उनसे फिर से प्रार्थना करते हैं कि विवाह में सम्मिलित हो जाएं। फिर वैष्णवी के पिताजी कहते हैं कि उन्होंने विनय के लिए भी लड़की देखी हुई है और इसी मुहूर्त पर वो एक ही मंडप में उसका और विनय का भी विवाह कर देंगे। इस बात से सभी सहमत होते हैं। तभी अभिमन्यु के माता पिता भी वहां जाते हैं और विवाह के दिन तक वैष्णवी के घर के ही पास वो किराए पर मकान ले लेते हैं।
फिर उनके घर में अभिमन्यु के विवाह की रस्में होती हैं। इधर वैष्णवी के घर में विनय और वैष्णवी की शादी की तैयारी होने लगती है। वैष्णवी के पिताजी विनय के ससुराल वालों को भी इसी मंडप में विवाह करने के लिए राजी कर लेते हैं। जिससे विनय का विवाह हो रहा होता है वो लड़की उनके पास के ही स्कूल में टीचर है, उसका नाम छवि है। छवि को विनय और विनय को छवि पसंद आ जाते हैं। प्रिया भी सगाई से पहले ही अपने पति के साथ आ जाती है और सभी घर वालों को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। वैष्णवी इस खबर को सुनकर अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है। फिर सगाई के दिन वैष्णवी के सामने के घर में जहाँ अभिमन्यु का परिवार ठहरा था, वहीं वैष्णवी, अभिमन्यु और छवि विनय की सगाई संपन्न होती है। उसके बाद सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे विवाह की तारीख भी नज़दीक आ जाती है। सभी उन चारों के विवाह को संपन्न कराने में लगते हैं। उस मंडप में पहले दिन में विनय और छवि का विवाह संपन्न होता है। फिर रात में वैष्णवी और अभिमन्यु के फेरे की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी वहाँ मेजर तरुण आ पहुँचते हैं। अभिमन्यु उनका स्वागत करता है। वो कहते हैं कि बस 2 दिन की ही छुट्टी मिल सकी है उनको। अभिमन्यु कहता है इतना ही काफ़ी है कि वो यहाँ आए। अभी अभिमन्यु और वैष्णवी मेजर तरुण से बातें कर ही रहे थे कि वहाँ नीता का भी आगमन होता है। नीता को देखकर वैष्णवी और अभिमन्यु दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। अभिमन्यु कहता है तुम तो किसी पर्वतारोहण पर गई थी, फिर यहाँ कैसे? नीता बताती है वहाँ पहुँच भी गई थी, लेकिन लगातार मौसम खराब होने के कारण सारा प्रोग्राम आगे शिफ्ट हो गया और मैं यहाँ शादी में आ गई। फिर वो नीता की मुलाकात मेजर तरुण से कराते हैं। कहते हैं ये उनके अच्छे मित्र हैं। नीता और तरुण एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। फिर काफ़ी देर वो बातें करते रहते हैं। फिर फेरे शुरू हो जाते हैं। सभी उन पर फूल बरसाते हैं। इधर सभी वैष्णवी और अभिमन्यु पर फूल फेंकते हैं। उधर नीता और तरुण एक दूसरे पर फूल बरसाने में मगन होते हैं। तभी वैष्णवी की माँ नीता और तरुण से कहती है फूल वहाँ फेंकने हैं, एक दूसरे पर नहीं। फिर दोनों झेप कर वैष्णवी और अभिमन्यु पर फूल फेंकने लगते हैं। फिर दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। उधर नीता और तरुण भी एक दूसरे के प्रेम में गिरफ्त हो जाते हैं। फिर तरुण भी नीता को जल्दी ही उसके घर रिश्ता भेजने की बात कहकर वापस चला जाता है। नीता भी वापस अपने मिशन पर चली जाती है। फिर विवाह के बाद अभिमन्यु और वैष्णवी वापस अपनी अपनी पोस्टिंग पर चले जाते हैं और लक्ष्मी देवी के घर उसकी बहू छवि आ जाती है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।